हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स। मैं रोहित सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का एमपीपीएससी 2021 को फोकस करने वाली टेस्ट सीरीज के टेस्ट पेपर 4 के पार्ट 5 में। दोस्तों, हम लोगों ने इस टेस्ट पेपर 4 के जो 4 पार्ट्स है पहले वो देख लिए। हर पार्ट्स में 20-20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ये हमारा इस टेस्ट पेपर 4 का आखिरी पार्ट है और ये शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 81 से, जो कि 100 सवाल तक चलेगा। तो देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। आप लोगों को सवाल पढ़ना है, पॉज करना है, वीडियो अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, मैं आपको समझाऊंगा हिंदी भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत किसने की। भक्ति आंदोलन जो कि लगभग 9वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था और 16वीं शताब्दी तक ये चला है। ये भक्ति आंदोलन जो है, जिसमें 2 अलग अलग धारा थी, सगुण और निर्गुण दोनों धारा। इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको शुरुआत करने का श्रेय जाता है अलवर संतों को। और ये मुख्यतः दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, उसके बाद ये पूरे भारत में फैला। तो क्वेश्चन नंबर 81 में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ अलवार संतों ने शुरू किया। दक्षिण भारत में इसका पहला प्रसार हुआ था। अलवार जो थे संत, ये विष्णु को या वैष्णव संत थे और विष्णु भगवान की ये पूजा किया करते थे, उनके अवतारों की पूजा करते थे, अलवार संत। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है कि एक फेमस युद्ध लड़ा गया था, तक्कोलम का युद्ध। ये दक्षिण भारत में लड़ा गया था, काफी फेमस है। ये किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध था ये चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया था और इसमें जो राष्ट्रकूट थे वो विजेता थे, वो विनर थे। राष्ट्रकूट इसमें विजेता थे और 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में युद्ध लड़ा गया था। इसमें राष्ट्रकूट की तरफ से जो राजा थे उनका नाम था कृष्ण तृतीय या थर्ड, और चोला की तरफ से जो राजा थे उनका नाम था परांतक। तो अगर हम दक्षिण भारत का अगर छोटा सा मैप बना के बताऊं आपको, तो ये जो एरिया था, इधर वाला जो एरिया था, ये राष्ट्रकूटों का था और चोलों का इधर का जो एरिया था ये चोलों का एरिया था। तो इन दोनों की बॉर्डर क्लैश होती रहती थी और चोलों और राष्ट्रकूटों में एक फेमस युद्ध हुआ था। मोर प्रिसाइसली अगर बात करूँ तो 949 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो राष्ट्रकूट थे कृष्ण थर्ड वो जीते थे और परांतक जो कि चोला राजा थे वो हार गए थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि सही क्रम बताइए। इस सवाल में सही क्रम में हमें बताना है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती, रानी पद्मिनी और ताराबाई, इनके समय अगर मैं बात करूं तो अहिल्याबाई होलकर का जो समय है वो 1767 से 1795 का इंदौर की शासिका थी। होलकर शासिका अहिल्याबाई। दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। दुर्गावती अकबर के समकालीन थे और अकबर का जो समय है वो 1556 से लेकर 1605 का है। ठीक है। रानी पद्मिनी जो रतन सिंह राजा थे, रतन सिंह की पत्नी थी, मेवाड़ के राजा थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ है उस पर चढ़ाई की थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये 12वीं शताब्दी की बात है, 12वीं शताब्दी की। और ताराबाई जो थी ये शिवाजी द्वितीय की माता जी थी, सेकंड की माता जी। और ये ताराबाई राजा राम की पत्नी थी और इनका जो समय काल था रूल करने का वो 1700 से 1707 का था। ये इनका। अब आप अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले किसका वक्त आएगा? सबसे पहले पद्मिनी, यानी 3 पहले आएगा। ठीक है, 3 आया। उसके बाद पद्मिनी के बाद जो वक्त आया वो किसका है? दुर्गावती का। 3 के बाद 2, यानी ये बी वाला सही हो रहा है। फिर ताराबाई का वक्त है और फिर अहिल्याबाई होलकर का, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है कि ख्वाजा मंसूर जो कि जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार था, वो किस चीज की चित्रकारी के लिए फेमस था? वो चिड़ियों और एनिमल्स का चित्र बनाता था कि जो मुगल कालीन जो एक अलग आर्ट थी चित्रकला की वो बनाता था, या जो प्रकृति है उसके चित्र बनाता था, या फिर जो भित्ति चित्र होते हैं उसके लिए फेमस था? तो वो चिड़ियों और जानवरों के
के चित्र के लिए फेमस थे कौन? ख्वाजा मंसूर। ठीक है, और इन्हीं को कहीं कहीं उस्ताद मंसूर के नाम से भी जाना जाता है। और जिस जहांगीर का जो समय है वो चित्रकला का स्वर्ण युग है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। और जहांगीर के समय की बात करेंगे तो ये 1605 से 1627 तक का इनका रूल था, जहांगीर अकबर के बाद। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ये मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ लोकेशन है, इलाके का नाम है, दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए राजाओं का नाम है, इसको मैच करना है। देखिए हैदराबाद का तो निज़ाम होता था, और हैदराबाद की निज़ामशाही 1724 से शुरू हुई थी। इसमें आसफ जाह फर्स्ट इसके पहले शासक बने हैं। मुगलों से इन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। बंगाल में अलीवर्दी खां का समय था, और ये 1740 से 1756 का था। अलीवर्दी खान जो है वो सिराजुद्दौला के नाना थे। अवध सादत खान का से बिलोंग करते थे, त्रावणकोर मार्तंड वर्मा। और इनके समय एक 1741 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसे कोलाचल का युद्ध कहते हैं, कोलाचल युद्ध। और इस युद्ध में मार्तंड वर्मा ने जो डच थे, डचों को हराया था, डचों को हराया था, डच को। तो 1 2 3 4 इज राइट, तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी क्रम है, पहले क्या हुआ, दीन इलाही, इबादत खाना, मजहर, ये तीनों जो हैं ये अकबर से बिलोंग करते हैं, अकबर के समय हुआ था। जैसे दीन इलाही का गठन अकबर ने किया था 1575 में, और ये फतेहपुर सीकरी में इसने बनवाया था। सॉरी, दीन इलाही 1582 का है, ये 1582, इसको मिटाई देता हूँ, 1582 का है। दीन इलाही एक नया धर्म इसने शुरू किया था। इबादत खाना इसने 1575 में बनवाया था, और कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। मजहर की घोषणा इसने 1579 में की थी। तो पहले क्या आया है, इबादत खाना, फिर मजहर, फिर दीन इलाही, यानी 2 3 1। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, अकबर के समय की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये 1556 से लेकर 1605 तक का इसका कार्यकाल था अकबर का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, जसिया को फिर से किसने चालू किया, री इंट्रोड्यूस किसके समय पे हुआ? देखिए अकबर ने इसको बंद किया था, और औरंगजेब ने इसको चालू किया। औरंगजेब ने जजिया को फिर से शुरू कर दिया, कब किया था, 1679 में। औरंगजेब का समय की बात करेंगे तो 1658 से लेकर 1707 तक का औरंगजेब का समय है। ठीक है, तो जजिया गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था, और जिसमें जो शासन है वो आपकी सुरक्षा की गारंटी देता था, और ये एक तरह का धार्मिक कर था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, 21 जनवरी को किसका जन्मदिन होता है? 21 जनवरी को होता है सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस। और ये 10वें और आखिरी गुरु थे सिख के, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। तो पटना में जो गुरुद्वारा है उसे कहते हैं पटना साहिब। और गुरु गोविंद सिंह 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो बंदा बहादुर थे उन्होंने कामकाज संभाला। और औरंगजेब के जीवन में दो उसके दुश्मन रहे हैं जिसको हमेशा से पकड़ना चाहता था। एक थे गुरु गोविंद सिंह और एक थे शिवाजी महाराज। ये ड्रॉ क्यों हो रहा है ये कुछ, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है 21 जनवरी को, और 21 जनवरी को अगर 24 जनवरी इसमें होता तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस आता। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ये कह रहा है कि मनसबदारी सिस्टम में दुह अस्पा
मनसबदारी सिस्टम में दुह अस्पा और सिंह अस्पा कैटेगरी किसने शुरू की? मनसबदारी में दुह अस्पा और सिंह अस्पा की जो कैटेगरी है वो किसने शुरू की? तो देखिए, मनसबदारी जो है सिस्टम था, ये अकबर ने शुरू किया था, लेकिन अकबर का जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, उसने ये दो अस्पा और सिंह अस्पा शुरू किया था। दो अस्पा का ये मतलब होता है कि जाट की संख्या का दुगना सवार वो व्यक्ति रख सकता है, और सिंह अस्पा का मतलब ये होता है जाट की संख्या का 3 गुना सवार वो रख सकता है। तो इसमें दो अस्पा और सिंह अस्पा जो चेंजेस किए थे मनसबदारी में, वो किसने किए थे? जहांगीर ने किए थे। और ये एक तरह की रैंक या पोस्ट थी जो कि जो सामंतों को या जो हमारे अधीन ऑफिसर्स हैं उनको ये ग्रांट की जाती थी। और अब सबसे बड़ी मनसबदारी जो थी वो 7,000 का मनसब था। चलिए अगली। और शुरू इसने को अकबर ने किया था मनसबदारी प्रथा को, सिस्टम को, और सबसे ज्यादा मनसबदार थे औरंगजेब के अधीन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कि गुलाब से इत्र निकालने की जो टेक्निक है वो किसने खोजी थी? तो वो नूर जहां की जो माता जी थी, उन्होंने इस तकनीक को खोजा था। उनकी माँ का नाम था असमत बेग। असमत बेग इन्होंने खोजा था। असमत बेग ने खोजा था। और यहाँ पे उनका नाम नहीं है, इसलिए अपन नूरजहां को टिक मारते हैं। और नूरजहां ने लिपस्टिक का एक तरह से आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 किसके किसके समय तिमूर जो था उसने अटैक किया था? जो तैमूर लंग था उसने किसके समय अटैक किया था? तो उसने अटैक किया था नासिरुद्दीन महमूद के समय। 1398 में दिल्ली में अटैक किया था। दिल्ली में यमुना का पानी लाल कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। कोहिनूर लूट के ले गया था। तो नासिरुद्दीन महमूद के समय अटैक किया था। और नासिरुद्दीन महमूद का नाम तो इसमें है नहीं, इसलिए नन ऑफ दी अबव। 1398 में जो तिमूर था उसने दिल्ली पर अटैक किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पोलो गेम, जो पोलो गेम की शुरुआत किसने की? कौन देश में पोलो गेम लाया? तो ये तुर्की, टर्क्स लाए थे। टर्क्स जो थे उन्होंने पोलो गेम की शुरुआत भारत में की थी। ठीक है, जैसे अंग्रेज क्या देश में लाए? अंग्रेज क्रिकेट लाए हमारे देश में। अब अगला सवाल ये कह रहा है कि वो कौन सा सूफी था, सूफी सिलसिला था जो कि संगीत के अगेंस्ट था, संगीत का उपयोग नहीं होता। तो ये था नक्शबंदी। नक्शबंदी जो सिलसिला था सूफी में, ये संगीत की मनाही रखता था। बाकी सब संगीत के साथ जो अपना खुदा है उसकी नियमत करते थे। और नक्शबंदी संप्रदाय जो था उसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। और सबसे ज़्यादा जो फला फुला वो चिश्ती सिलसिला है, सॉरी जो सूफी सिलसिला है वो चिश्ती है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको कहाँ मिलेगी? अजमेर में मिलेगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 किसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को तबाह कर दिया? कहते हैं वो कई सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। ये किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था और ये बिहार में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। एक गुलाम था और सेनापति भी था, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का। और एक और उसका गुलाम और सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या है? बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा नाम का आज जिला है, वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से शुरू की गई है 2016 में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 अकबर का वो कौन सा अभियान था जिसे दुनिया का सबसे तेज अभियान, तेज अटैक, तेज युद्ध माना जाता है? वो है गुजरात विजय। और इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने पहली बार समंदर को देखा। और इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने क्या बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 शेर शाह के समय, शेर शाह सूरी के समय कौन सा साहित्यकार था? तो शेर शाह सूरी के समय जो साहित्यकार था उसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समय था और इसी ने लिखी थी पद्मावत। एक महाकाव्य था पद्मावत जो कि
जो राणा रतन सिंह थे उनकी पत्नी पद्मिनी पर बेस्ड था। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत लिखी थी और ये शेरशाह सूरी के समय था। सूरवंश से बिलोंग करता था शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को अपदस्थ किया था, दिल्ली की गद्दी वापस ली थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वो कौन सा सूफी संत था जो कि अपने औलिया को, यानी अपने जो एक तरह से धार्मिक गुरु हैं, उनको उनकी तुलना कृष्ण से करता था। वो उसका नाम है शाह बली उल्लाह और ये औलिया को कृष्ण से तुलना करता था। यानी ये सूफी जो संत था उसने सूफिज्म और जो कृष्ण भक्ति है उसको मर्ज किया था। इसका नाम है शाह बली उल्लाह। क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपनी जीवनी ऑटोबायोग्राफी इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी फारसी भाषा में लिखी है? तो ये जो लिखी है ये है जहांगीर। जहांगीर ने जहांगीर तुजुक जहांगीर नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। कहते हैं मरते दम तक वो लिखता रहा, रोज जो होता था वो डायरी लिखता था और ये फारसी भाषा में थी और कई और भाषाओं में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमें मैच करना है कि भाई एक तरफ ग्रंथ का नाम लिखा और एक तरफ उसके अनुवादक का नाम लिखा है। लीलावती जो ग्रंथ है, लीलावती की बात करें तो लीलावती को अनुवाद किया है फैजी ने। महाभारत को अनुवाद किया है बदायूनी ने। रज्मनामा के नाम से राज तरंगनी जो कलहन की है उसको ट्रांसलेट किया शाह मोहम्मद शाह बर्दी ने। पतुज के बाबरी जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है, इसको किया है अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के 9 रत्न में से एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन और ये हमारा टेस्ट 4 का आखिरी क्वेश्चन है कि फारसी भाषा में महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ है उसका नाम क्या है? तो मैंने ये बताया जो फारसी भाषा में महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ है उसका नाम है रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों का विवरण। ये फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है और बदायूनी ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो ये हमारा टेस्ट पेपर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके टोटल 5 वीडियोस आपको मिले हैं। अब इसी तरह आगे भी जो भी टेस्ट पेपर रहेंगे उनके 20-20 सवाल के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिसमें मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकूं और कोई जल्दबाजी भी ना रहे। तो इसी तरह कंटेंट देखने के लिए सिविल जॉब से जुड़े रहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में यूपीएससी के नोट्स हमारे पास लगभग 2-3 हफ्तों में तैयार हो जाएंगे। एमपीपीएससी नए सिलेबस के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के नोट्स तैयार है। आप सिविल जॉब से संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। और आपको क्लासेस चाहिए यूपीएससी के, सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, एमपीपीएससी के चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बैचेस अलग चलते हैं, हिंदी के अलग चलते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप सिविल जॉब से जुड़े रहिए या फिर हमारे ऑफिस पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।